हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे DLED प्रथम सेमेस्टर 2022 का पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन। जैसा कि आपको पता है, ये प्रश्न आपका 3 खंडों में विभक्त होता है। पहला खंड की बात करते हैं तो पहले खंड में आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और पहले खंड में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक ही विकल्प जो होगा सही होगा और जो सही होगा उसको अपने उत्तर पुस्तिका में छाट करके लिखिएगा। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें आपको लघुत्तरी अति लघुत्तरी टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको 30 शब्दों में इसके आंसर देने होंगे। और थर्ड जो आपका मिलेगा वो होगा लघुत्तरी टाइप का प्रश्न रहेगा जिसमें इसके आंसर 50 शब्दों में देने होंगे। उसके बाद आपको ध्यानपूर्वक के इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए अपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो आपको पता है, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद हमारा यही है, ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न पूछा गया है त्रिपिटक कौन सा ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है, जैन साहित्य ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य ग्रंथ है, वैदिक साहित्य ग्रंथ है ये या इन सभी, ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बौद्ध साहित्य का ग्रंथ होता है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है कि आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर का कौन था। पहला ऑप्शन दे रखा है बकरी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है कुत्ता, चौथा ऑप्शन है गाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही है, कुत्ता। पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था। पहला है आखेट करना, दूसरा है कृषि, तीसरा है व्यापार और चौथा है शिल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आखेट। यानी आखेट का मतलब होता है शिकार करना। अगला प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। पहला ऑप्शन है मिस्र का, दूसरा है भारत का, तीसरा है चीन का और चौथा है सऊदी अरब का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही है, चीन का। जो कन्फ्यूशियस था वो चीन का रहने वाला था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पिरामिड किस देश में है। पहला है यूनान में, दूसरा है रोम, तीसरा है मिस्र, चौथा है सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही है, मिस्र। पिरामिड किस देश का है, मिस्र का। मिस्र की राजधानी काहिरा, ध्यान में रखेंगे मिस्र की राजधानी कहाँ पे है, काहिरा है। अगला प्रश्न है कि अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है कठोपनिषद में, दूसरा है मुंडको उपनिषद में, या तीसरा है उपनिषद से और चौथा है ऋग्वेद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेट, बिल्कुल सही है, मुंडकोपनिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिर्फ यहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है, टेट का भी अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ भी पूछा गया है, सुपर टेट की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कौशल महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी। पहला है श्रावस्ती, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है चंपा, चौथा है कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कौशल महाजनपद की, क्योंकि उसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद की बात है जो अंगुत्तर निकाय में की गई है। और श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की राजधानी उस समय थी। चंपा कहाँ की थी आप बताइएगा। चंपा की बात करते हैं तो कर्ण की बात करते हैं, कर्ण की जो राजधानी थी वही इसका कर्ण का, जहाँ पे अपना वो सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में अगर जानते होंगे तब बता पाएंगे कि चंपा किसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप स्थित है कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो आपको पता है सांची के स्तूप आपने देखा भी है, अपने किस नोट पे है, 10 की नोट के है फिर 20 की नोट पे है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो सांची का स्तूप किस नोट पे बना है, 10 की नोट पे 20 नोट पे। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ग्रह कहेंगे या पुच्छल तारा कहेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, सूर्य के जो भी परिक्रमा करते हैं सभी हमारे ग्रह होते हैं। कितनी ग्रहों की संख्या होती है, 8 ग्रह, 8 संख्या है ग्रहों की, आपको पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे छोटा है आपका बुध है। पृथ्वी का स्थान है 5वां क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरा स्थान आ जाएगा। बुध, शुक्र, उसके बाद तीसरा स्थान आपका ये दूरी के हिसाब से है सूर्य से। सूर्य की दूरी के हिसाब से पहले बुध सबसे पास में होगा, फिर शुक्र होगा, फिर आपका पृथ्वी हो जाएगा तीसरा। लेकिन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बड़े के हिसाब से सबसे बड़ा बृहस्पति
और सबसे छोटा बुध है। उसके बाद से पृथ्वी की बात करेंगे तो ये 5वें स्थान पर रहेगा। सेकंड स्थान पे बड़ा में देखेंगे शनि हो जाएगा। याद करने की ट्रिक बहुत आसान होती है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन मैं बता ही देता हूँ, 2 सेकंड लगेगा। मान लीजिए आपका सूर्य है, सूर्य से आपको पृथ्वी इस प्रकार से बुध है मान लीजिए, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल हो जाएगा, फिर बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि उससे बड़ा, फिर अरुण उससे छोटा, फिर वरुण इससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपका 1 नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है। फिर ठीक है, इतने याद कर लिया आपने। फिर आपको याद रखना है, पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी आ जाएगा 5वें नंबर पे, फिर 6ठे नंबर पे है, 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे है। ये प्रकार से याद कर लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है EVS EVM क्या याद करना है, तीन सब ग्रहों को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। पृथ्वी वाला अगर याद करना है, पृथ्वी के लेफ्ट पहले जाइएगा, उसको राइट जाइएगा, लेफ्ट राइट करते हैं ना, तो पृथ्वी के लेफ्ट में जाएंगे तो 5वां पृथ्वी का मिल जाएगा, 6ठा उसके बाद आपका मंगल का शुक्र का मिल जाएगा, 7वां आपका मंगल मिल जाएगा, और 8वां तो आपको पता है सबसे छोटा ग्रह है बुध मिल जाएगा। तो यहाँ पे याद करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो बृहस्पति वाला है तो ये सीरीज से आपको दे रखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षुद्र ग्रह जो हमारे होते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, ये किस भाषा का शब्द है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर हम किस भाषा का उपयोग करते हैं, लैटिन भाषा का उपयोग करते हैं, इसलिए लैटिन का ही शब्द रहेगा। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे, दूसरा है कर्क रेखा बोलेंगे, तीसरा है मकर रेखा बोलेंगे, या चौथा है आर्कटिक रेखा बोलते हैं। तो अगर हम अपने पृथ्वी की बात करते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से गोल है, उसके 2 भागों में बांट देते हैं, तो हमारी भूमध्य रेखा है, तो उसको हम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा बोलेंगे, हमारा भूमध्य रेखा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो हमारा कर्क रेखा आती है, 23.5 डिग्री ही नीचे जाते हैं तो मकर रेखा आती है, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे ऊपर दोनों हैं। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ है, ये साउथ वाला है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारी जितनी पृथ्वी का लगभग 70% भाग है जो पृथ्वी का है, वो कहाँ पे है, ये उत्तरी गोलार्ध में, नीचे वाले में ज़्यादातर पानी है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत भी है, जो कि कर्क रेखा यहीं पे है, जो कर्क रेखा जो गुजरती है 8 राज्यों से गुजरती है, गमछाझार मित्र पर ये ट्रिक आपका होता है। गमछाझार आपको गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, ये सब राज्य हो जाएंगे। अब टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कर्क रेखा की बात करते हैं, जब काका गागा पढ़ेंगे तो अब का पहले आता है, फिर माँ बाद में आता है। इस प्रकार से अगर उत्तरी गोलार्ध में पहले कर्क रेखा आएगा, फिर मकर रेखा आएगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो 23.5 डिग्री ये भी होता है, 23.5 डिग्री ये भी होता है। इस प्रकार से आप इसको अपने तरीके से याद कर सकते हैं। तो हमने कर्क रेखा और मकर रेखा की बात कर ली, और भूमध्य रेखा की बात की, तो भूमध्य रेखा हमारा 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है, किस जोन को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कब, मकर रेखा में, आर्कटिक रेखा में, विषुवत रेखा पे, या कर्क रेखा में। ध्यान रखने 21 जून का हमारा सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, योग दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जब से बड़ा दिन होगा तो इसमें कहाँ पे सूर्य सीधी पड़ेगी, पृथ्वी के ऊपर, यानी कि भारत के ऊपर पड़ रही है। जब भारत के ऊपर पड़ेगी तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत के ऊपर से गुजरती है। तो कर्क रेखा इसमें होना चाहिए कि मकर रेखा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कर्क रेखा होना चाहिए, क्योंकि कर्क रेखा ही भारत के पास जाती है, और भारत में 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होगा। तो भारत में जब 21 जून का सबसे बड़ा दिन होगा तो वहाँ पे कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो उस समय 21 जून को जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, किस समय, कहाँ पे, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। इसमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। भारतीय अर्थशास्त्री की बात करते हैं, आपको नाम से पता चल जाएगा, मार्शल, पिगू, कीन्स या जेके मेहता। तो आसान से क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता, बच्चा उसको बता सकता है, जेके मेहता। इतिहास के अध्ययन के स्रोत, इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन देखा है साहित्य है, दूसरा है स्मारक है, तीसरा है शिलालेख, या सभी। तो आपको पता है स्मारक, साहित्य से भी पता है, इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। स्मारकों पे कुछ चिन्ह लिखे होते हैं, कुछ बातें लिखी होती हैं, उसके माध्यम से पता चलता है। शिलालेख लिखाए जाते थे पत्रों पर, उसके माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही है, इसी के माध्यम से इतिहास के बारे में हमने अध्ययन किया, यही हमारे स्रोत माने गए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, अति लघु उत्तरी में पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखना है। आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पे है।
हर्षचरित की रचना किसने की थी? आपको पता है बाणभट्ट ने इसकी रचना की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चीन की महान दीवार किसने बनाई थी? हुआंग नाम का कोई व्यक्ति था, हुआंग, सी हुआंग ऐसा कुछ था, नाम याद नहीं आ रहा है। सी हुआंग के नाम का कोई व्यक्ति था जो कि चीन का प्रथम सम्राट था, यही बनवाया था 223वीं के 223 से 26 के सदी के बीच में, ईस्वी के बीच में इसके निर्माण कराया था। सी हुआंग ऐसा कुछ उसका नाम था। इसको ध्यान रख लीजिएगा, इसको सर्च मार लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मम्मी के बारे में आप लोग जानते हैं, पिक्चर भी कई बार देखे होंगे। मम्मी कहाँ पे? मिस्र में ज़्यादा होता था। उसको क्या करते थे? ताबूत में लपेट के बांध के रख दिया जाता था। इसके बारे में पूछ रखा है, उसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, आपको पता है। गौतम बुद्ध किसके हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक। आर्य शास्त्र का जनक किसे? अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। इकोनॉमिक्स की जनक की बात करता है तो एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको कौटिल्य बताना है। कौन बताना है? कौटिल्य। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी, लेकिन एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य क्या है? आपको पता ही है, आप लिख लीजिएगा ग्राम पंचायत के बारे में। प्रधान का काम क्या होता है? सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम क्या होते हैं? रेड लाइट, और इस लाइटों के बारे में देख लीजिएगा। जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। पैदल पुल, इस सब के बारे में 2 ही पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देखना है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी रहती है, एक रेखाएँ इस प्रकार से रहती हैं, इस प्रकार से चलती हैं, तो लेटी हुई रहती हैं, तो उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जो अक्षांश के चलती है। और इस प्रकार से सीधी सीधी रेखाएं चलती हैं, इसको हम देशांतर कहते हैं। आप देखेंगे जब ग्लोब में, तो इसको हम बोलते हैं, तो उसको अक्षांश को हम लैटिट्यूड बोलते हैं, लेटी हुई रेखाएं, ठीक है। और जो देशांतर होती है, खिड़ी खड़ी रेखाएं होती है, इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा। इतिहास के बारे में कोई एक उपयुक्त किसने बताया था? हेरोडोटस का अपना परिभाषा देख लीजिएगा। हेरोडोटस ने इतिहास के जनक माने जाते हैं, तो उनके अनुसार इतिहास क्या है, तो एक परिभाषा देख लीजिएगा। कोई भी परिभाषा आपसे पूछा गया है। जीवाश्म किसे कहते हैं? आपको पता है, जब पृथ्वी कई करोड़ साल वर्षों से उथल पुथल हुई थी, उसमें क्या होते थे, जो पृथ्वी के ऊपर सब चीज़ें थी अंदर चले गई, दब गई, और उसके बाद उनका काफ़ी टेम्परेचर और क्या नाम प्रेशर लगने के बाद उनका जीवाश्म में परिवर्तन हो गया। इसी को हम जीवाश्म कहते हैं। उसमें से हमको क्या मिलता है? पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, गैसें, प्राकृतिक गैसें, ये सब चीज़ें वहीं से हमको मिलती है, जीवाश्मों से मिलती है। इसके बारे में आसानी से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको पता ही है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानकारी हुई जाएगी। गीज़ा का पिरामिड किसने और कब बनाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को ध्यान रख लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस पॉइंट आने की संभावना प्रबल है इस बार, क्योंकि इस बार चंद्रयान को भेजा गया। तो चंद्रयान के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चंद्रयान कौन सा था, कहाँ पे प्रक्षेपित किया गया, कितनी तारीख को प्रक्षेपित किया गया था, तो ये आने की संभावना चाहे साइंस में हो जाएगी प्रबल, चाहे यहाँ पे प्रबल हो जाएगी, तो आपको कहीं से भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं कि मेगास्थनीज द्वारा भारत की यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखना है, यानी कि एक पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कौन कौन सा उसने क्या क्या वर्णन किए गए हैं मेगास्थनीज के बारे में। और इसने इंडिका नामक की पुस्तक लिखी थी, उसी पुस्तक में उसने किस किस का वर्णन किया था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएँ क्या थी, इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? आपको पता है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। आपका इस समय चल रहा है G27 भारत में, क्या है G20 भारत देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और आप देख पा रहे होंगे ये कमल का पुष्प इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और नीचे होता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इसका ध्येय वाक्य है। और ये जो हमारे कमल का जो पुष्प है, मुझे तो कमल बनाना भी नहीं आता है, ये पुष्प जो है इस प्रकार से, इसकी कितनी है? 7 पंखुड़ियाँ हैं। 7 पंखुड़ियाँ किसको दर्शा रही हैं? 7 महाद्वीपों को दर्शा रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भारत हमारी पृथ्वी कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और जो भारत में इस समय G20 की शिखर सम्मेलन कर रहा है और लास्ट होने वाला है, इसमें दिल्ली में होगा जो बैठक, और सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे शामिल होंगे। और ये जो हमारा यहाँ पे कमल का पुष्प दिखाया गया है, G20 बड़ा सा लिखा आपको मिलेगा, हर जगह दिखेगा, कई शहरों में देख पाएंगे। और ये जो डंडी का जो कमल का पुष्प है कितने पंखुड़ियों से बना है? 7 पंखुड़ियों को से बना है। और 7 पंखुड़ियाँ क्या दर्शाती हैं? ये हमारे 7 महाद्वीपों को दर्शा रही हैं। और इसका जो ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर के बारे में बताता है।
आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। सविस्तार वर्ण के भारत को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। उसके बारे में, चारों के बारे में आसानी से बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। जिला पंचायत क्या कार्य करती है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जो जिला, जैसे कि आपका पता है जिला अध्यक्ष कौन होते हैं, जिला प्रमुख की चुनाव होता है, तो वो कौन कौन से काम करते हैं, ये प्रधानी के साथ ही इसका जिला पंचायत का भी चुनाव होता है। नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। अगर आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं तो नगर निगम क्या करती है, वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखती है, कूड़े करकट हटाती है, रेहड़ी पटरियों को किनारे पे जो बेडिंग जोन होते हैं, बेडिंग जोन को हटाने का काम कौन करती है, नगर निगम। मतलब पूरे शहर की एक तरीके से जो भी कर टैक्स, पानी टैक्स, बिजली टैक्स, मतलब बिजली को छोड़ करके जो भी कर टैक्स, नाली टैक्स, सीवर टैक्स, जो जितनी काम होते हैं, हाउस टैक्स होता है, ये सब काम कहाँ होते हैं, नगर निगम में। उसके बारे में आसानी से बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दिन और रात को होने के कारण क्या है। दिन और रात होने का कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो दिन और रात होता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसमें होता है पृथ्वी परिवर्तन। ठीक है, जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तक चक्कर लगाती है तो उसको हम कहते हैं ऋतु का परिवर्तन होता है। और जो अपनी ही अक्ष पर घूमती हैं, अपने घूर्णन करती हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग दिन और रात का होना। यानी कि एक 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर अपना लगा लेती है, इसके तभी हमारा दिन और रात होता है। जबकि एक सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। इसलिए आपको देखते होंगे जो ऋतुएं होती हैं 6-6 महीने पे चेंज होती रहती हैं। विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है। विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। धूमकेतु क्या होते हैं, सापेक्ष में लिखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाणकालीन चित्रकला प्रकाश डालिए। ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए थे और इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। और इस प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ पे जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे था, ये आपको कंप्लीट मिलेगा। सॉरी 50 नंबर का 100 मार्क्स बदल दिया मैंने, 50 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे इन सब प्रश्नों से। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।